नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम से मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज आर्थिकी कार्यक्रम में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि आर्थिकी कार्यक्रम में हमेशा हम लोग वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से नए नए शब्द, नए नए विषय लाते हैं और उसको जो जटिल विषय है, जैसे आर्थिक विषय बहुत जटिल होता है, जुड़े तो सब लोग होते हैं लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और उसको सरल शब्दों में बताना, शब्दों में समझाना हम लोगों का उद्देश्य है, ताकि हमारे देश में वित्तीय साक्षरता बढ़ती रहे। तो आज का कार्यक्रम में हम लोगों ने जो विषय रखा है वह है फॉरेक्स मार्केट। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत से मार्केट हैं, जिसे आप लोग जानते हैं शेयर मार्केट है, बुलियन मार्केट है, मनी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, वैसे ही एक फॉरेक्स मार्केट भी है और इसमें विदेशी मुद्रा का विनिमय होता है, विदेशी मुद्रा के खरीद फरोख्त होता है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे काम करता है फॉरेक्स मार्केट, इसमें कौन कौन लोग जुड़े रहते हैं और इसमें क्या जोखिम है और यह कैसे विदेशी मुद्रा को प्रभावित करता है, इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री M.K. पांडे जी। आपको नमस्कार। नमस्कार सर। और आपसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि श्री M.K. पांडे जी आर्थिक विशेषज्ञ तो हैं ही, और ये हमेशा अध्ययनशील रहते हैं और नए नए खोज करते रहते हैं, नए नए विषय के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। उसी संबंध में आज हम लोग फॉरेक्स मार्केट को हम लोगों ने चुना है। तो पांडे जी, आज हम लोगों का विषय है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है? तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फॉरेक्स मार्केट है क्या और यह कैसे काम करता है। धन्यवाद पाठक जी, एक जेनरस इंट्रोडक्शन के लिए। एक बात तो हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं कि ये वित्तीय साक्षरता परिवार, समाज और राष्ट्र की समृद्धि के लिए बहुत बड़ा एक सोपान है। जहां जिस देश में वित्तीय साक्षरता थोड़ी अधिक है, बेहतर है, ये आप उठा के देख सकते हैं, वो परिवार भी ज्यादा समृद्ध है, देश भी ज्यादा समृद्ध है। तो ये परोक्ष रूप से भी क्यों, रादर प्रत्यक्ष रूप से हम अपने समाज में यदि वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में सफल होते हैं तो हम लोगों का प्रयास सफल हो जाएगा। आज जो आपने विषय चुना है वो ऐसे तो देखा जाए तो सामान्य आदमी लगता होगा उसको कि हमको इससे क्या मतलब है। हमको तो जेब में रुपए चाहिए, हम रुपए से सामान खरीदते हैं, मेरे खाते में रुपए आता है। लेकिन ये जो अभी दुनिया, जो वर्तमान में दुनिया है, आर्थिक तौर पर इसको लोग कहते हैं कि ये ग्लोबल विलेज है। आर्थिक रूप से दुनिया इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी है कि पहले वाली स्थिति अभी नहीं रही है। आज सामान्य तौर पर हर व्यक्ति, बहुत से लोग विदेशों में नौकरी करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, घूमने जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, बहुत सी चीजों का आयात होता है, निर्यात होता है। तो हम भले डायरेक्ट उससे संबंधित न हो, लेकिन उसका प्रभाव चूंकि देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है तो हम भी उससे अछूते नहीं रहते हैं। तो इस मामले में इस विषय पर थोड़ी जानकारी हासिल करना अच्छा है। अब चूंकि ये सभी व्यक्तियों से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसमें जो छोटे छोटे शब्द भी हैं वो सुनने में बड़े अजनबी, बड़े भारी भारी से। तो हमारा प्रयास ये होगा कि उन शब्दों को यथासंभव विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ देयर सैंक्टिटी और टेक्निकल जार्गनिटी, हम लोग बोलचाल की भाषा में उसके पीछे जो रैशनल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सरल भाषा, सरल शब्द जी। हो सकता है वो किताबी परिभाषा से अलग हो, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होगा कि लोगों को समझ में आए उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। जी। आपने जैसा कहा, आज आपका हम लोगों का विषय है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स का मतलब हो गया विदेशी मुद्रा।
विदेशी मुद्रा फॉरेक्स बाजार जहां कहीं भी है तो स्वाभाविक है कि कोई सामान है, उसका कोई खरीदने वाला है और कोई बेचने वाला है। तो कोई भी बाजार हो, यही तीन बाजार एक जगह है जहां पर ये खरीद बिक्री होगी, खरीदने वाले और बेचने वाले होंगे। तो बाजार तो प्लेस भी होता है और माने वो वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन एक बाजार है, उसमें उस सामान है जिसको लोग कोई बेचने वाला है और उस सामान को कोई खरीदने वाला है अपने अपने आवश्यकता के हिसाब से। तो फॉरेक्स मार्केट भी वही है, एक मार्केट है जहां पर उस मार्केट का कमोडिटी फॉरेन एक्सचेंज है और व्यापार है, तो कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है। ये छोटी सी बात होगी। भारत के संदर्भ में जो फॉरेक्स का जो ओनरशिप है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। जो देश में विदेशी मुद्रा है या विदेशी मुद्रा का जो आदान प्रदान हो रहा है वो सारा का सारा एक तरह से कहा जाए आरबीआई के दिशा निर्देशों के हिसाब से उसके देख रेख में ये पूरा हो रहा है, तो कंट्रोल उसको करना है। इसमें एक दो शब्दों को पहले से मैं व्याख्या कर दूं कि जो फॉरेन एक्सचेंज है जो उसमें जो काम करने वाले हैं वो आरबीआई कुछ लोगों को, कुछ संस्थाओं को अधिकृत करता है कि आप इसमें काम करें और वही उसमें डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अधिकृत है वो भारत के बैंक है, बैंकों को उसने कहा, तो इसको हम लोग ऑथराइज्ड डीलर भी कहते हैं। कुछ प्राइवेट भी ऐसे लोग हैं जिनको कि ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में कहा गया है। वो बैंक की तरह डील तो नहीं कर सकते, लेकिन वो भी विदेशी मुद्रा का कारोबार कर सकते हैं, जैसे मनी चेंजर वगैरह जो होते हैं। कई बार आप देखते होंगे एयरपोर्ट पर भी आप जाते हैं, जैसे उतरते हैं तो एक देश की मुद्रा लेके वहां के जो मुद्रा आप चाहते हैं तो उनको भी आरबीआई लाइसेंस देती है, उनको भी परमिशन देती है। ये हो गए मनी चेंजर और एक ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर जो होंगे वो बैंक्स होंगे। तो बैंक्स मतलब ऑथराइज्ड डीलर की बात करेंगे, जैसे अभी कितने ऑथराइज्ड डीलर हैं तो हम उन बैंकों का नाम गिन के बता सकते हैं कि कितने बैंक हैं। जैसे बोलते हैं सरकारी सेक्टर के 12 बैंक हैं, तो सरकारी सेक्टर के 12 ऑथराइज्ड डीलर हैं। वो बैंकों की सभी ब्रांचेस फॉरेन एक्सचेंज का काम करेंगी, लेकिन डीलर वो बैंक कहलाएगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इस तरह उसको बोलेंगे कि ऑथराइज्ड डीलर है। कुछ ऐसे होंगे जो मनी चेंजर होंगे, जो पैसे का लेन देन भी करते हैं, जो अधिकृत हैं। तो ये उसके मुख्य उसमें प्लेयर हुए ऑथराइज्ड डीलर। और ये डीलर ही आपस में खरीद, जो मार्केट में जिनको प्रवेश करने का अधिकार है, बैठने का है, ऑथराइज्ड डीलर है। तो जो भी लेन देन होगा इन्हीं के माध्यम से होगा। जो ग्राहकों के लिए भी खरीद बिक्री होगी वो इनके माध्यम से होगी। ये आगे चल करके हम लोग देखेंगे, ये ऐसी स्थिति इसलिए है कि विदेशी मुद्रा कहीं न कहीं किसी बैंक अकाउंट में जमा होगा। आपने, हमारे दर्शकों ने शायद सुना होगा एक शब्द नोस्ट्रो अकाउंट कभी कभी बोला जाता है, नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, इस तरह के अकाउंट की का नॉमेनक्लेचर है। सुनने में चाहे जो भी लगे, ये भी नोस्ट्रो भी एक तरह का अकाउंट है। जैसे एक बैंक ने, भारत के किसी बैंक ने अमेरिका के किसी बैंक में अपने डॉलर को रखने के लिए जो अकाउंट खोला, तो ये भारत के लिए वो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सपोज अमेरिका के किसी बैंक में एक अकाउंट खोला, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए अमेरिका वाला जो अकाउंट नोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा, इनका डॉलर उसमें जमा होगा। यदि अमेरिका के किसी बैंक ने भारत में खाता खोला, अमेरिका के दूसरे बैंक ने रुपया का खाता भारत में पंजाब नेशनल बैंक में खोला, तो पंजाब नेशनल बैंक के लिए वोस्ट्रो अकाउंट होगा, उसके लिए नोस्ट्रो अकाउंट होगा। तो जो हमारे लिए नोस्ट्रो है उसके लिए वोस्ट्रो है, जो उसके लिए नोस्ट्रो है हमारे लिए वोस्ट्रो। ये केवल अकाउंट में बैलेंस रखने के सुविधा के लिए इस तरह के अकाउंटों का। आपने तो भारत में जैसे बताया कि आरबीआई, वैसे ही व्यवस्था विदेशों में भी होगी? बिल्कुल, अन्य देशों में भी यही व्यवस्था। हर देश का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक से मतलब केंद्रीय बैंक, वो उस देश के फॉरेक्स का एक तरह से कहा जाए कस्टोडियन है, मालिक तो नहीं कह सकते, कस्टोडियन है। और जो भी संचालन होगा, जो उसमें लेन देन होगा, उसकी निगरानी में होगा। जैसा कि आपने बताया कि इसमें किसी भी मुद्रा का खरीद बिक्री होती है, तो इसमें ट्रेडर भी काम करते होंगे, जो उनकी क्या भूमिका है ट्रेडर की? सर, ट्रेडर तो वही है कि जो खरीदे, ट्रेडिंग का मतलब क्या, हमने कुछ खरीदा और बेचा, ये तो ट्रेडर है। तो जितने इसमें प्लेयर हैं, वैसे हमने बैंकों का नाम लिया, यदि
50 बैंक हैं, तो ये 50 ट्रेडर हैं वहां पर, यही आपस में खरीदेंगे, आपस में बेचेंगे। हमको आज जरूरत होगी आपसे खरीद लेंगे, आपको जरूरत होगी हमसे खरीदेंगे, हम कुछ उनको बेचेंगे। तो जो उसमें प्लेयर हैं तो वो उसके ट्रेडर हैं, वही खरीदते हैं वही बेचते हैं। जी। अच्छा, इस फॉरेक्स मार्केट में बहुत से ऐसे शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है जो बहुत यूज किए जाते हैं, लेकिन उसका मतलब आम आदमी नहीं समझ पाता है। जैसे स्पॉट है, फॉरवर्ड है, हेजिंग है, तो इस तरह के कई शब्द हैं। अन्य शब्दों के बारे में भी जो मैंने शब्द अभी बताया है उसको लेकर अन्य शब्दों के बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। जो आपने जो 3 शब्दों का नाम लिया, इनफैक्ट अपने आप में यदि इन 3 शब्दों को ठीक से समझ लिया जाए तो फॉरेक्स मार्केट के, मैं तो कह सकता हूं कि हमने मतलब समझ लिया तो मास्टरी समझ ली। स्पॉट जो आप कहते हैं, स्पॉट मतलब स्पॉट बोलते हैं ना, तुरंत सामने सामने। तो हम आपसे कुछ सामान खरीद रहे हैं और अभी भैया ये पैसा लीजिए और ये रेट रहा, तो इमीडिएट की बात होगी, अभी डिलीवरी होने वाली है। जब भी कोई परचेज या सेल का होगा ट्रांजेक्शन, तो अंडरलाइन एसेट होगा। हम खरीदने गए, हमने कहा कि भैया हमको $1 मिलियन चाहिए स्पॉट में। कहने का मेरा मतलब है कि $1 मिलियन का जो इक्विवेलेंट INR होगा हम आपको दे रहे हैं और हमको उतना दे दीजिए। स्पॉट का मतलब जैसे विद इन 24 आवर्स उसका सेटलमेंट होता है, वो अगेन। अब जो फॉरवर्ड की बात होती है, इसको समझने के लिए ये कोई बहुत टेक्निकल सी बात नहीं, हम लोग रोज इस काम को करते हैं, हर व्यक्ति करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं एक समझाऊं कि हम लोग ये देखते हैं कि शादी के सीजन में, इंडिया के कंटेक्स्ट में कहते हैं, शादी का सीजन जब आता है तो खोया पनीर का दाम बहुत बढ़ जाता है आमतौर पर। हमको पता है कि हमारे भाई की, हमारे बेटे की शादी हमको फलाने तारीख को करनी है, मालूम है। हमको ये भी अंदाजा है कि उस समय हमको 50 किलो खोया, 50 किलो पनीर चाहिए। एक तरीका ये कि हम इंतजार करेंगे, उस दिन जाएंगे, खोया पनीर जिस भाव से मिलेगा ले लेंगे, बाजार भाव पर खरीद लेंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि हम खोया पनीर के व्यापारी के पास जाएं, हम उनसे कहें कि भाई हमको फलानी तारीख को 10 मई को आपसे 50 किलो खोआ और 50 किलो पनीर चाहिए। आज बताइए क्या रेट लेंगे। जो भी उन्होंने रेट तय कर लिया, वो भी सोचा कि भाई हमको एक 100 किलो खरीदने वाला कंफर्म आदमी मिल रहा है, कहा कि भाई ठीक है हम आपको इस रेट पर देंगे। कोई भी रेट उसने कोट कर दिया कि हम 300 रुपए खोया दे देंगे, 200 रुपए पनीर दे देंगे। हम निश्चिंत हो गए कि भाई हमारे पास बजट हो गया, 300 रुपए के हिसाब से इतना खोया का दाम देना, इतना पनीर का दाम देना। हमने वो रेट तय कर लिया। अभी बैठे हम जनवरी में, हमने मई का सौदा कर लिया। मतलब आगे के दिन का यही फॉरवर्ड है। तो उसमें पेमेंट के क्या पेमेंट फिर कम पर होगा, कुछ आई मीन एडवांस देना हो दे दीजिए, नहीं आपकी साख अच्छी हो तो मान लीजिए कि हाँ भाई ठीक है, उस दिन जो पेमेंट, उस दिन मान लीजिए भाव ज्यादा हो जाए तो भी हमको तो उसी रेट पर मिलेगा, हमको उसी रेट पर मिलेगा। और उसके लिए फायदा ये हो, भाव घट गया तो भी आपको उस रेट पर लेना होगा, तभी उस रेट पर लेना होगा। ये फॉरवर्ड का नेचर हुआ। अब इस तरह के, इसी में एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने जो हेजिंग का नाम लिया, हम लोग उसको टच कर लें फिर इस मुद्दे पर आते हैं। हेजिंग बेसिकली क्या है, आप जैसे छोटी सी, हम लोग रोज हेज करते हैं। अभी घर से निकल रहे हैं दोपहर में, जाड़े का दिन है यहाँ पर मान लीजिए, अभी बहुत सर्दी नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हम लौटेंगे उस समय रात हो जाएगी, 9 बज जाएगा। हमको स्कूटर से आना है, उस समय हमको सर्दी लगेगी, तो हम क्या करेंगे, अपना एक जैकेट या कुछ भी हो, भले तुरंत न पहने, चूंकि अभी पहनना अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अपने बैग में रखेंगे कि लौटते समय इसको पहन लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने एक चांस है, एक रिस्क है कि लौटते समय हमको सर्दी लग सकती है, तो उससे बचने के लिए हमने पहले से जैकेट रख लिया। तो जैकेट रखने की जो प्रक्रिया आपकी हो गई, दिस इज हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ विंटर। अच्छा, विंटर हमको ठंडा न लग जाए, हमको कोल्ड न लग जाए, वो रिस्क है। रिस्क से बचने के लिए, रिस्क से बचने का जो उपाय है वो हेजिंग। जैसे झोपड़ी बनाना, पानी बरसने से पहले लोग अपने घर बना ले, छप्पर छाले जिसको कहते हैं, दैट इज व्हाट हेजिंग। तो हेजिंग बेसिकली रिस्क से बचने का
एक रिजर्व में रखना पड़ता है। रिस्क से बचने पहले आप रिस्क समझ ले क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर बोलता है कि हमको रात में लौटते समय सर्दी लग सकती है, तो लग ही जाएगी, जरूरी नहीं लग सकती है, ऐसा हमको अनुमान है। तो उससे बचने के लिए क्या चाहिए, हमको जैकेट चाहिए, हमको मफलर चाहिए, जो अभी तुरंत में जरूरी नहीं है, फिर भी हम उसको अपने बैग में रखेंगे ताकि लौटते समय उसको बांध के अपने आप को उस रिस्क से बचाते हुए चले आएंगे। तो इस मफलर और जैकेट रखने की जो प्रक्रिया है, बेसिकली इज क्रिएटिंग ए हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ गेटिंग कोल्ड। अच्छा, दिस इज व्हाट हेजिंग। तो अब जैसे अब हम लोगों ने बात की, हमने फॉरवर्ड का सौदा तय करके, क्या रिस्क क्या था हमारे पास वहां पर? रिस्क ये था कि हमको पता नहीं था कि उस दिन क्या रेट होगा। हम 300 में करके हो सकता है उस दिन 500 रुपए का रेट हो जाए, ट्रेडिशनली ये पता चला है। या हम कितना पैसा ईयर बार करके रखें खोया पनीर के लिए, हमको पता नहीं था। अब हमको पता हो गया कि हमको इतना रुपया रखना है, तो हम अपने एक रेट के एडवर्स होने के रिस्क को बचा लिया फॉरवर्ड करके, तो हमारे लिए हो गया। उस व्यापारी के लिए भी रिस्क मतलब हेजिंग हो गई कि उसको पता है कि उस दिन उसके पास 100 किलो का एक ग्राहक तो है, 100 किलो का ग्राहक है। अब उसको ये पता है कि हमको 300 रुपए पर खोआ देना है, मान ली जो भी रेट है। अब वो कोशिश करेगा कि हम अपने उसके जो सप्लायर होंगे उससे सौदा कर ले कि 300 से कम में सौदा कर ले। उसके पास भी मौका है, क्योंकि उसके पास कंफर्म्ड एक कस्टमर है उसके पास जो उससे 100 किलो सामान लेने वाला है, तो उसको भी अपने बिजनेस प्लानिंग करने के लिए एक मौका मिल गया, और हमको एक मौका मिल गया कि हम अपने कॉस्ट के एस्केलेशन के रिस्क को बचा लें। तो इसी तरह से ये जो उदाहरण मैंने दिया, सेम कंसेप्ट को फॉरेक्स मार्केट में, चूंकि फॉरेक्स का भी रेट फ्लक्चुएट हो सकता है, होता है, तो उससे हमारा रिस्क न बढ़ जाए, हमारा कॉस्ट ऑफ बिजनेस न बढ़ जाए, तो हमने पहले से तय कर लिया। एक चीज और, जैसे उदाहरण के तौर पर, अब ये तो बिल्कुल हमने बोलचाल की सब्जी वाली भाषा बोल दी, व्यापार के सेंस में देख लीजिए। यदि कोई एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, कुछ भी मान लीजिए, यदि कोई इंपोर्टर भी है, उसको मालूम है कि 3 महीने के बाद उसका इंपोर्ट का बिल आने वाला है, उसको डॉलर में पे करना है। 3 महीने बाद डॉलर का रेट क्या होगा उसको पता नहीं है, तो आज वो रेट बुक कर ले, तो उसको मालूम हुआ कि मेरा कॉस्ट इतना होगा, तो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग अकॉर्डिंगली वो कर सकता है कि भाई इतना मेरा कॉस्ट होगा, इतना हमारा और होगा, और हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, तो हम इस रेट पर सप्लायर को बेचेंगे। यदि ये उसका ओपन है, उसके पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले का रेट का समझौता उसने नहीं किया है, तो आज की कॉस्टिंग वो निर्धारित ठीक से नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए फायदा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो समझ लीजिए कि फाइनेंशियल रिस्क का एक हेज है। जी। अच्छा, और भी कोई टर्मिनोलॉजी? ढेर सारे इसमें। अब जैसे जो आमतौर पर देखिए, जितना भी ये काम होता है, थोड़ा सा इसको और हम लोग बैकग्राउंड में चलें बेहतर समझने के लिए, तो हमने जैसे कहा कि इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बैंक्स हैं। तो जितने भी बैंक्स हैं वो सबका ये काम करने का काम एक ट्रेजरी का होता है। ट्रेजरी का और भी काम है, मतलब केवल इकलौता यही काम नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करने का काम ट्रेजरी का है। ट्रेजरी में उनके डीलर्स होते हैं। डीलर्स मतलब ट्रेजरी को अमूमन 3 हिस्से में बांटा जाता है, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस वाले का काम है एक्टिवली जाकर के खरीद फरोख्त करो। मिड ऑफिस का काम है वो देखते रहना कि सब कंप्लायंस हो रहा है, और लिमिट मैनेज, मतलब इस तरह जो करना। और बैक ऑफिस का काम है कि सारे ट्रेड को सेटल करना। तो अब ये जो फ्रंट ऑफिस वाला आदमी डीलर है वो करेगा, उसके सामने तमाम से विकल्प हैं ट्रेजरी वाले में। तो अब ये जैसे हमने बताया कि एक फॉरवर्ड है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे 2 तरह के हो गए, इसको हम लोग डेरिवेटिव वाले में रखते हैं। जैसे मेन कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ कि एक सामान खरीदा, दूसरा सामान स्पॉट डीलिंग होगी। जो आगे चल के कर रहे हैं उसको हम लोग डेरिवेटिव में कहते हैं। अभी आपने बातचीत के दौरान एक मुद्दा उठाया था कि आज हमने रेट तय कर लिया और जिस दिन डिलीवरी लेने गए उस दिन रेट कम हो गया। तो थ्योरेटिकली आपको वही रेट पे करना होगा जो आपने सौदा किया है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन यह भी एक रिस्क है, हम कोई सौदा कर रहे हैं और हम एक और अपने लिए प्रिविलेज इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब एक और आपको रिस्क लग रहा है कि हो सकता है उस समय दाम घट जाए, तो उसके लिए भी आपको अलग से प्रीमियम पे करना होगा, और आप वो प्रीमियम करके वहां से
हट सकते हैं, मतलब डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन डालते हैं कि ऑप्शन में हमको लेना है या नहीं लेना है। यदि हमारे अनुकूल होगा तो लेंगे, प्रतिकूल होगा तो नहीं लेंगे डिलीवरी। अगेन उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम पे करना होगा, क्योंकि आगे का रेट जो डिसाइड होता है अपने ट्रांजैक्शन के टर्म्स पर ही क्या कंडीशन होगा उसके आधार पर उसका रेट निर्धारित करते हैं। तो अच्छा, भारत में फॉरेक्स मार्केट का क्या स्वरूप है, यानी यहाँ पर कैसे काम करता है? जैसे कि आपने पहले इसके बारे में कुछ चर्चा कर भी चुके हैं, तो इसको जरा फिर से समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए फिर से मैं बताऊं, फॉरेक्स का इंडिया में ओनरशिप एग्जैक्टली क्या कहें, जो कस्टोडियन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और एक फेमा जो कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत वो गाइडलाइंस है बैंक, मतलब जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनको इसमें काम करने का। ठीक है, तो बैंक्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब फॉरेक्स को खरीदने और बेचने का अपनी सुविधा अनुसार। उनके ग्राहकों को भी जो पैसा आता है, वो एक्सपोर्ट करने वाला है चाहे इंपोर्ट करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाले का फंड आएगा तो उसको यहाँ में इंडिया में कैसे डिस्पोज करना है, INR में करना है। जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स हैं उनके पास एक ऑप्शन है कि अपने पैसे को फॉरेन करेंसी में भी रख सकते हैं। एक्सपोर्ट अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट हम लोग उसको कहते हैं, उसमें भी वो रख सकते हैं। इवन जो रिटेलर, मतलब रिटेल के अंदर इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास भी ऑप्शन है कि यदि बाहर से पैसा आया है तो फॉरेन करेंसी में ही डिपॉजिट रख सकते हैं। लेकिन अब वो कैसे करना है ये इंस्ट्रक्शन देंगे बैंक को, मतलब अपने ट्रेजरी को, और उसको यदि कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट करके INR में देगा, या जो करेंसी ओरिजिनल करेंसी में रखना तो वो रखेंगे। सिमिलरली किसी को बाहर रेमिटेंस भेजना है, चाहे इंपोर्ट का पेमेंट करना हो, चाहे ऐसे मिसलेनियस रेमिटेंस करना हो, ट्रैवल के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, ट्रीटमेंट के लिए हो, अगेन ये काम ट्रेजरी का है। वो पैसा देंगे, यदि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट में EFC अकाउंट में पैसा है तो उसमें से भेजेंगे, अदरवाइज INR को कन्वर्ट करके वो भेजेंगे। तो ये सारा काम बैंक का ट्रेजरी करता है, और ट्रेजरी का भी फ्रंट ऑफिस करता है, खरीद बिक्री का जो हो रहा है। और डेरिवेटिव्स की तरफ, जैसे हमने फॉरवर्ड के लिए कहा, जैसे फॉरवर्ड को मोस्ट कॉमन रूप में हम लोग यदि यूज करें तो फॉरवर्ड को यूज करते हैं लोग किसके लिए, अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। और उसमें भी मतलब बेसिकली जैसे मैंने एक उदाहरण दिया इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को, उसके बिजनेस मॉडल को, उसके बिजनेस में स्टेबिलिटी लाने के लिए इसका लोग प्रयोग करते हैं। ऑथराइज्ड डीलर जैसे ही जो होगा वो अपना फॉरेन करेंसी का अकाउंट मेंटेन करेगा, जिसको हमने जैसे शुरू में कहा नोस्ट्रो अकाउंट है। उस बैंक के एक ऑथराइज्ड डीलर के, जैसे थोड़ी देर के लिए बात हमने मान लिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ले लें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऑथराइज्ड डीलर है, उसका एक अकाउंट डॉलर का सपोज नोस्ट्रो अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सपोज 20,000 ब्रांचेज हैं, तो 20,000 ब्रांच ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो ब्रांचेस का जो क्लासिफिकेशन है, जो ट्रेजरी वाला होगा तो उसको बोलते हैं कैटेगरी A की ब्रांच है, और कैटेगरी B ब्रांच बोलते हैं इंटरनल क्लासिफिकेशन के लिए है, जो फॉरेन एक्सचेंज पे डायरेक्ट काम करती है, और C कैटेगरी में सभी ब्रांचेस आते हैं। एक ये बात होगी। तो सेंट्रलाइज वे में जो ट्रेजरी है उस पर जैसे किसी भी ब्रांच में कोई फॉरेक्स का जो रिक्वेस्ट आया, अपनी जो भी उसकी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए तो ट्रेजरी को पुश करेंगे, और प्रोसेसिंग ट्रेजरी करेगा उसको भेजने के लिए चाहे वापस लाने के लिए। तो ये इनका काम हो गया। और मनी चेंजर जो है उनका आपने देखा है कि उनका जैसे रिटेल में किसी को जरूरत है, आज फॉरेन एक्सचेंज की, हमारे पास फॉरेन यहाँ इंडिया में है और हमारे पास डॉलर है लेकिन हमको INR चाहिए, तो उनके साथ में जाकर के जो रेट RBI डिसाइड करती है थोड़ा कम ज्यादा करके वो लोग अपना उनका जो प्रीमियम मार्जिन जो भी रहता है थ्योरेटिकली RBI रेट डिसाइड करती है, उसमें डीलर का मार्जिन इन्वॉल्व रहता है, उस रेट पर उसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये मेजर 2 प्लेयर हैं इसके अंदर। तो RBI का रोल बस इतना ही है कि इससे और भी RBI का रोल है? RBI अंपायर है, रेफरी है, कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, जो वायलेट करता है उसको दंडित करता है, उसके पास पावर है। जो ब्रीच ऑफ ये करने के लिए RBI पूरी तरह अधिकृत है। जहां कहीं भी कोई किसी बैंक के द्वारा कोई भी ब्रीच होता है, रूल का वायलेशन होता है तो पनिशेबल है। जैसे कि आपने 2 शब्दों का अभी आपने जिक्र किया,
तो जरा वो दोनों शब्द फिर से आप दर्शकों को हमारे समझा दीजिए। नोस्ट्रो एंड बोस्ट्रो, ये दो शब्द जो है बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जरा सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। ये टाइप ऑफ अकाउंट है, अकाउंट का नाम है, एक तरह से कहा जाए टाइप ऑफ अकाउंट है। जैसे सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है। अब जैसे इंडिया का कोई भी बैंक यदि फॉरेन के किसी बैंक में एक अकाउंट रखा है, तो क्या हुआ, एक अकाउंट होल्डर है इंडिया का बैंक, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उधर बैंक ऑफ अमेरिका, तो एक अकाउंट हो गया। अब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस अकाउंट को रेफर करेगा तो ये बोलेगा मेरा नोस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। ये जब बोलेगा बैंक ऑफ अमेरिका, जब इस अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सापेक्ष बोलेगा तो बोलेगा कि मेरा बोस्ट्रो अकाउंट है। भारत में कोई, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा में विदेश की बैंक ऑफ चाइना ने कोई एक अकाउंट खोल रखा है, उसका बोस्ट्रो होगा, उसके लिए नोस्ट्रो होगा, इसके लिए बोस्ट्रो होगा। तो जो होल्ड कर रहा है अकाउंट, जिसका अकाउंट है वो नोस्ट्रो होगा, हाँ, और जो होल्ड कर रहा है उसके लिए बोस्ट्रो है। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है, और जब ये बात हो रही तो तीसरा टर्म भी इसमें यूज होता है, लोरो, LORO। जैसे मान लीजिए कि दो बैंक हैं, दोनों बैंक के मिलकर कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि दोनों बैंकों का मिलकर एक तीसरे बैंक में कोई अकाउंट हो, तो उसको लोरो अकाउंट बोलते हैं। ये दोनों बोलेंगे लोरो। ये जैसे बैंक ए बैंक बी ने मिल करके बैंक सी जो फॉरेन में है इनमें एक अकाउंट खोल रखा है, तो ए और बी सी को रेफर करेंगे कि लोरो अकाउंट। अच्छा, लोरो अकाउंट है तीसरा जो होगा। ये माने यूजुअली इसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन नोस्ट्रो और बोस्ट्रो की चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि ये होना ही ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये फॉरेक्स का जहां भी ट्रांजेक्शन होगा इन्हीं अकाउंट के थ्रू होगा। क्योंकि हमको इंडियन को डॉलर रखना है तो उनको किसी नोस्ट्रो अकाउंट में ही रखना होगा। तो देखिए, ये दोनों शब्द को लेकर एक दो शब्द और हमको याद आ गए कि आर्बिट्रेज और लिवरेज क्या होता है। ये दो शब्द भी बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, पहले तो हम आपका दूसरा जो शब्द है उस पर चर्चा करेंगे, और जैसा हमने शुरू में लिवरेज, हाँ, लिवरेज पर जैसे, और जैसा हमने वादा किया है कि हम ऐसी उदाहरण या ऐसी बातों का प्रयोग करेंगे जो आम बोलचाल की भाषा में होता है। अब आप देखिए, कोई एक व्यापारी है, अभी थोड़ी देर के लिए बात मान लीजिए कि इंडिया के रिलायंस को अभी 1000 करोड़ रुपए की जरूरत हो किसी भी एक्सपेंशन के लिए, किसी भी काम के लिए। यदि मुकेश अंबानी जी या रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो भी अथॉराइज्ड लोग हैं, केवल एक अपना इंटेंट पब्लिक में मालूम हो जाए कि उनको 1000 करोड़ रुपए की तत्काल जरूरत है, तो उनको 1000 करोड़ रुपए देने वालों की लाइन लग जाएगी। हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, ठीक है। किसी दूसरे व्यापारी को, वही उनके दूसरे छोटे भाई को यदि 100 करोड़ की भी जरूरत है, मैं तो कहता हूँ 50 करोड़ की भी जरूरत हो, तो उनको वो मांगने भी जाएंगे तो लोग उनको नहीं देंगे, ठीक है। अब ये दोनों में फर्क क्या है? दोनों सगे भाई हैं, एक को 1000 करोड़ देने वालों की लाइन लगी है और दूसरे को 10 करोड़ भी देने, मांगने पर देने वाले लोग मना कर रहे हैं। ये दोनों में क्या फर्क है? ये जो है, यही लिवरेज, मुकेश अंबानी जी के पास ये लिवरेज है कि उनके नाम पर लोग उनको कर्ज देने के लिए तैयार है। टर्म्स भी बाद में तय होगा किन शर्तों पर देने को तैयार है। मीन्स वो केवल छोटी सी पूंजी पर भी, आज एक कोई नया उद्योग डालना चाहे तो छोटी सी पूंजी पर यदि वो IPO डालेंगे तो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। वो उनका लिवरेज है, वो अपने गुडविल का, मतलब इस तरह से क्रेडिट उनका, हाँ, मैंने उसका वो लाभ उठा रहे हैं उनके नाम का, साख का। तो ये हो गया लिवरेज। कम पूंजी में भी आप अधिक से अधिक काम कर लें। बहुत से ऐसे व्यवसायी होते हैं जिनका केवल नाम ही, उनको उधार देने वाले लाकर भरे रहते हैं, मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो। वो छोटी सी पूंजी में एक नया भी काम शुरू करें तो सप्लायर उनके अपना सामान झोंक देंगे, दूसरे पूरा फुल पेमेंट करने के बाद उनके पास सामान आएगा। ये जो दोनों में फर्क है, ही इज लिवरेजिंग हिज स्टेटस। ये हो गया लिवरेज। एक आर्बिट्रेज की जो बात हुई, आर्बिट्रेज बेसिकली रेट के डिफरेंस का लाभ उठाना है। रेट
में जो डिफरेंस होता है उसका लाभ उठाना है। अब आप कहेंगे कि जो ट्रेडिंग होती है उसमें भी तो रेट का ही लाभ उठाते हैं, सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं, तो रेट का ही तो लाभ उठा रहे हैं। भाई यहाँ से हमने 100 रुपए किलो सामान खरीदा और 105 रुपए में बेचा, तो हमको एडवांटेज तो रेट का ही है। लेकिन और हम फिर बोल रहे हैं कि आर्बिट्रेज में भी रेट का डिफरेंस का एडवांटेज लेने के प्रोसेस को आर्बिट्रेज कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क समझना होगा। हमने कोई सामान खरीदा और बेचा, इसमें जो रिस्क है मेरा है। जो सामान हमने आज खरीदा, सामान जो अंडरलाइन जो उसके साथ एसेट है मेरे पास आएगा, अब आगे उसके प्राइस का रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क मेरी है। हो सकता है जब हम बेचने जाए तब तक उसका सामान का दाम और बढ़ जाए चाहे घट जाए। आर्बिट्रेज में लगभग इंस्टेंट होता है, लगभग इंस्टेंट होता है। तो आर्बिट्रेज का जो डीलर है, जो ट्रेडर है, जो भी कह लीजिए, वो इधर सौदा किया और दूसरे मार्केट में जहां पर उसको लग रहा है कि रेट उसके फेवर में है, लगभग इंस्टेंटली बेचता है, तुरंत होल्डिंग नहीं है उसका अपना कुछ नहीं है, उसका अपना कोई रिस्क नहीं है। इधर खरीदा, जो भी उसका मार्जिन था उस मार्जिन को लोड करके दूसरे मार्केट में लगभग तुरंत बेचा। क्योंकि ये जो फॉरेक्स के केस में हम आर्बिट्रेज की बात करें तो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है। तो जो मतलब उनका सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि इंस्टेंट विदाउट इलैप्सिंग ए सिंगल मोमेंट, ऐसे कह सकते हैं, इधर का ट्रेड इधर खरीदा और उधर बेचा, रिस्क फ्री है। जो ट्रेडिंग में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट का जो फायदा या नुकसान लेते हैं, उसमें आप रिस्क लेते हैं। जब आप वाकई बेचने जाएंगे या जब आप वाकई खरीदने जाएंगे तो वो रेट मिले ना मिले जिसको आपने सोचा था। तो ये दोनों का फर्क है। दोनों जगह रेट नहीं भी मिलेगा तो बेच सकता है, भाई बेचने वाला तो बेचेगा ही ना। भाई आपने कोई व्यापार शुरू किया और आपने कोई सामान खरीद लिया, रेट घट गया, तो आप मूल्यांकन करते हैं कि हम कितने दिन तक होल्ड करें, लगता है घाटा बढ़ता जा रहा है, बेच के खाली करो। तो ट्रेडिंग में भी रेट का डिफरेंस है, लेकिन उसमें रिस्क ओनर का है। इसमें रिस्क फ्री है, चूंकि इंस्टेंट हमने खरीदा और इंस्टेंट हमने बेचा, हमारे पास कुछ नहीं है, जो मेरा मार्जिन था वो मेरा है। तो अमूमन फॉरेक्स मार्केट में ऐसे करते हैं कि सपोज किसी में एक मार्केट में डॉलर का रेट कुछ इतना है, दूसरी जगह कुछ और है, एक उसका लिया। इसमें कभी कभी एक और भी लोग करते हैं। अब ये हालांकि जब एसेट लायबिलिटी वाली बात आती है कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया, लॉन्ग टर्म के लिए डिप्लॉय कर लिया, एक ये भी कर लेते हैं लोग। किसी से उधार लिया, भाई हमको पैसा दीजिए 15 दिन के लिए, आपसे 15 दिन के लिए पैसा लेके किसी को 1 महीने के लिए उधार दे दिया। मतलब जो लार्ज स्केल पर होता है तो आपका उसका एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि दूसरे सोर्स से लाके आपको दे देगा। लेकिन बेसिकली अमूमन बैंक वालों को ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच का बहुत ज्यादा अलाउ आरबीआई करती नहीं है। तो ये भी रेट का डिफरेंस लेने का है। तो आर्बिट्रेज का मतलब केवल है रिस्क को, सॉरी, रेट का एडवांटेज लेना विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, मतलब इंटरेस्ट रेट का रिस्क लिए बगैर इधर खरीदिए और इंस्टेंट दूसरी जगह बेच के खाली हो जाइए, वो मार्जिन है वो अपने जेब में रखिए और चले जाइए। ये आर्बिट्रेज हो गया। और दूसरा जो मैंने बताया, साख का लीजिए चाहे जो का लीजिए, लिवरेज हो गया। अच्छा, एक चीज और बताइए कि फॉरेक्स मार्केट का जोखिम प्रबंधन में क्या भूमिका हो सकती है? बहुत जोखिम तो मतलब ऐसा कॉमन शब्द है जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोहरा दूं, जोखिम का जेनेसिस क्या है, रिस्क कहाँ है, कैसे पैदा होता है रिस्क। इसको यदि समझने के लिए कहा जाए तो रिस्क के समझने के लिए 2 ही बातें हैं। एक बात यह मानना होगा कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, और टाइम इरिवर्सिबल है। फ्यूचर के बारे में जानते नहीं, जो समय चला गया उसको वापस ला नहीं सकते। इन दोनों को एक साथ मिला दें तो रिस्क पैदा होता है। यदि हमको मालूम होता कि कल क्या होने वाला है, आगे हम जाएंगे, एक्सीडेंट होने वाला तो हम जाएंगे ही नहीं, या पीछे समय को करने का होता तो पीछे कर लेते। ये दोनों पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिस्क का जन्म होता है। तो रिस्क है हर जगह, रिस्क को आप रिमूव नहीं हम लोग कर सकते। रिस्क इज टू बी मैनेज्ड। तो रिस्क की भी कई तरह की क्लासिफिकेशन है। जो फॉरेक्स मार्केट में
या फॉरेक्स मार्केट की जब हम बात करेंगे तो हम ट्रेजरी की बात करने लेंगे, क्योंकि बैंक जिससे वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो ट्रेजरी उनका करता है। हाँ, एक चीज ये बता दूं, बहुत से प्राइवेट कंपनीज के भी ट्रेजरी होते हैं, जो बड़े बड़े हैं उनका ट्रेजरी भी होता है, वो भी अपना ट्रेजरी मैनेज करते हैं। लेकिन बैंक की ट्रेजरी और उनके ट्रेजरी में फर्क है कि ये सीधे सेल परचेज इनकम ये कर सकते हैं, वो सीधा सेल परचेज नहीं करते हैं, अपना मैनेज कर, उनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है। अब हम लौट के आते हैं अपने रिस्क पर। तो जहां कहीं भी व्यापार हो रहा है तो ट्रेजरी के माध्यम से जो होता है उसमें मार्केट रिस्क और इंटरेस्ट का जो रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क, इन सबों को मैनेज करने का काम फॉरेक्स का या ट्रेजरी का है। मार्केट का रिस्क, लिक्विडिटी का रिस्क, कुछ कंप्लायंस का रिस्क, क्योंकि कंप्लायंस जो बहुत स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होते हैं, जो फंड के लिए सीआरआर मेंटेनेंस, एसएलआर मेंटेनेंस या और जो आरबीआई या गवर्नमेंट के साथ जो इनका है वो काम इनका है। तो जोखिम प्रबंधन, जोखिम जहां जहां है उनको ये मैनेज करते हैं। अब जैसे मैंने बताया लिक्विडिटी की जरूरत है बैंक को, तो ये लिक्विडिटी कौन अरेंज करेगा, लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, ये ट्रेजरी का काम है। यदि आज किसी कारण से ऐसा होगा, किसी बैंक को इमीडिएट 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, ऐसा कुछ है, तो 10,000 करोड़ रुपए आएंगे कहां से, कहीं से बोरो करना, या अपने पास लिक्विडिटी तुरंत उस दिन की कोई मेच्योरिटी नहीं है, तो उनसे कहां से बोरो करना है, किस रेट पर बोरो करना है, ये सब तमाम मूल्यांकन करके ये करना है, इनको मैनेज करना है। इंटरेस्ट का जो फ्लक्चुएशन हो सकता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करना है। कंप्लायंस तो खैर इनको करना ही है। तो जोखिम प्रबंधन में ये जो दो तीन बहुत जो सीधे जो फाइनेंशियल रिस्क हैं, उस रिस्क को मैनेज करने का काम फॉरेक्स का है। फॉरेक्स का मतलब ट्रेजरी का है, केवल फॉरेक्स का नहीं कह सकते हैं, ट्रेजरी का है। तो आनंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से और सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपने फॉरेक्स मार्केट को समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे कि फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा उद्देश्य है वित्तीय साक्षरता, और इसको बढ़ाने के उद्देश्य से हम इस तरह के विषय ढूंढ कर लाते हैं और आपको सरल शब्दों में, सरल भाषा में, बोलचाल के भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।